जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में हम रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे ट्विंस के बारे में, जिसका हिंदी मतलब होता है जुड़वा। इस टॉपिक में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है जुड़वा बच्चों के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जुड़वा बच्चे कैसे पैदा होते हैं। ठीक। और इससे पहले हम जानेंगे फर्टिलाइजेशन। अगर आप फर्टिलाइजेशन टॉपिक को अच्छे से समझ चुके हैं तो ये जो ट्विंस टॉपिक है वो समझने में आपको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। हालांकि हमने फर्टिलाइजेशन के बारे में पहले से वीडियो बना दिया है, तो एक बार फिर से यहाँ पर हम जल्दी जल्दी फर्टिलाइजेशन टॉपिक को रिवाइज करेंगे। देन उसके बाद हम ट्विंस के बारे में पढ़ेंगे ताकि हमें अच्छे से ट्विंस समझ में आ सके। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है मादा के जनन तंत्र में, दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन फीमेल। ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। तो ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये एक फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है मेल और फीमेल गैमेट का होना। जब तक मेल और फीमेल गैमेट नहीं होंगे तब तक फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं होगी। तो बात आती है मेल गैमेट की, तो मेल गैमेट को हम स्पर्म कहते हैं, और फीमेल गैमेट की बात करें तो फीमेल गैमेट को हम एग या फिर ओवा कहते हैं। दोस्तों, डे 14 को यानी कि 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन ओवरी से एग रिलीज होता है। फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होता है। एक बात आप ध्यान रखिए कि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फीमेल का, उसमें दो ओवरी पाई जाती है। एक लेफ्ट ओवरी होती है, दूसरा राइट ओवरी होता है। तो दोनों ओवरी से एक साथ एग रिलीज नहीं होता है। अगर इस मंथ, ये नवंबर का मंथ चल रहा है, अगर नवंबर के मंथ में लेफ्ट ओवरी से एग रिलीज हुआ है तो दिसंबर का जो मंथ आएगा उसमें फीमेल के राइट ओवरी से एग रिलीज होगा, और वो भी 14वें दिन होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के। और ओवरी से एग रिलीज होने की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं हम ओव्यूलेशन। और मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो उसमें जो ओवरी से एग रिलीज होने की प्रोसेस होती है, फेज होती है, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो डे 14 को ओवरी से एक एग रिलीज होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा एक ओवरी है और इससे एक एग रिलीज हुआ। डे 14 को एक एग रिलीज हुआ, यहाँ पर इस प्रकार से एक एग रिलीज हुआ। अब क्या होता है कि इस फैलोपियन ट्यूब के अंतिम भाग पर यहाँ पर फिम्ब्रिस पाई जाती है। फिम्ब्रिस मतलब फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। अब ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होती है वो ओवरी से जो एग रिलीज होता है उसको कैच करती है। कैच करने के बाद उसको अपने अंदर ले लेती है, और जिस स्थान पर एग हमारा पहुंचता है उसको कहते हैं एम्पुला। यानी कि एम्पुला, या फिर इसी को हम एम्पुलरी रीजन के नाम से जानते हैं। ये जो खाली स्थान है इसी को हम एम्पुला या फिर एम्पुलरी रीजन के नाम से जानते हैं। तो यहां से एग रिलीज हो गया, तो एक गैमेट बन गया, यानी कि फीमेल गैमेट जो था वो बन गया। अब बात कर लेते हैं मेल गैमेट यानी स्पर्म की। तो स्पर्म कैसे आएगा? जब मेल और फीमेल दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप में आते हैं, तो सेक्स की क्रिया होती है जिसके दौरान मेल से स्पर्म निकलता है। ठीक है, मेल से स्पर्म निकलता है। अब वो स्पर्म जो होता है वो फीमेल के वेजाइना से होते हुए, यूटेरस से होते हुए, फेलोपियन ट्यूब से मूव करते करते वो आ जाएगा एम्पुलरी रीजन में। किस प्रकार से, इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए, इस प्रकार से ढेर सारे स्पर्म मूव करते करते वेजाइना से, यूटेरस से होते हुए वो पहुंचेंगे फैलोपियन ट्यूब में, और वहां से मूव करते हुए ढेर सारे स्पर्म इस प्रकार से पहुंच जाएंगे एम्पुलरी रीजन में। अब केवल एक ही स्पर्म जो सबसे पहले पहुंचा है, इतने सारे स्पर्म आ रहे हैं लेकिन सबके सब जो स्पर्म होते हैं वो फर्टिलाइजेशन क्रिया में भाग नहीं लेंगे। जो स्पर्म एक के पास सबसे पहले पहुंचेगा वही फर्टिलाइजेशन की क्रिया में भाग लेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में अगर हम बात करें तो यहाँ पर जगह कम है, तो इसमें जो प्रोसेस होती है तो उसको हमने यहाँ पर बना लिया है। कैसे होगी? तो देखिए, जो स्पर्म है ये मेल गैमेट है, और जो ओवा है जिसको हम एक कहते हैं ये फीमेल गैमेट है। अब ओवा के पास या फिर एक के पास जो मेल गैमेट सबसे पहले पहुंचेगा वो फर्टिलाइजेशन करेगा, और पूरी की पूरी जो स्पर्म बॉडी होती है वो एग में प्रवेश नहीं करती है। एग का केवल और केवल न्यूक्लियस प्रवेश करता है। सॉरी, स्पर्म का केवल और केवल न्यूक्लियस
करता है एग में, और एग के न्यूक्लियस के साथ वो फ्यूज करता है। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनाता है। यहाँ पर देखिए, ये स्पर्म है और ये एग है। एग और स्पर्म की जो न्यूक्लियस होती है वो दोनों फ्यूज होती हैं, ठीक है, मेट करती हैं। मेट करने के बाद वो बनाती हैं जाइगोट। उसी प्रकार से ये जो एग है और ये स्पर्म है, दोनों आपस में इनके न्यूक्लियस मेट करेंगे। मेट करने के बाद जाइगोट बनाएंगे। अब जो जाइगोट होगा वो मूव करते करते धीरे धीरे इस फैलोपियन ट्यूब से मूव करते करते आ जाएगा यूटेरस में। अब यूटेरस की जो सबसे अंदर की दीवार होती है उसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। ये जो दिखाई दे रही है इसको कहते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम में ढेर सारी पतली पतली नसें पाई जाती हैं। अब जो जाइगोट होता है वो एंडोमेट्रियम में प्रवेश करने की कोशिश करता है और यहाँ पर प्रवेश कर जाता है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि जो जाइगोट होता है उसमें क्लीवेज होना शुरू हो जाता है, यानी कि माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये जाइगोट है तो इसमें माइटोटिक डिवीजन होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, जाइगोट में अगर जब माइटोटिक डिवीजन होगा तो उसमें सेल की साइज इंक्रीज नहीं करेगी। जाइगोट की जो सेल है उसकी साइज इंक्रीज नहीं करेगी, बल्कि उसमें खंड होंगे, कई खंड होंगे। देखिए, सबसे पहले जाइगोट में डिवीजन होगा तो वो 2 सेल बनाएगी, 2 से बनाएगी 4 सेल, 4 से बनाएगी 8 सेल, 8 से बनाएगी 16 सेल, और इस 16 सेल की जो अवस्था होती है इसको कहते हैं मारुला। 16 सेल की इस अवस्था को कहते हैं मारुला। अब मारुला जो होता है वो आगे चल करके ब्लास्टुला बनाता है। कैसे ब्लास्टुला बनाता है उसको जानते हैं। अब मारुला के अंदर जो सेल्स पाई जा रही है, ये जो छोटी छोटी सेल्स पाई जाती है इसको कहते हैं ब्लास्टोमियर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमियर। अब ये जो ब्लास्टोमियर होता है वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे कर करके वो किनारे पर अरेंज्ड होने लगता है और बीच में खाली स्थान बनाने लगता है। तो ये 2 परतें बनाएंगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक रेड कलर की लाइन है और दूसरी ब्लैक कलर की लाइन है। तो इस प्रकार से ये 2 लेयर बना लेगी। अब सबसे बाहर की ओर जो रेड कलर की लाइन है उसको कहेंगे हम आउटर सेल मॉस, जो कि आगे चल करके ट्रोफोब्लास्ट में कन्वर्ट होता है। और ट्रोफोब्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्लेसेंटा डेवलपमेंट के लिए। प्लेसेंटा बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल होता है वो ट्रोफोब्लास्ट होता है। और उसके बाद जो ये ब्लैक कलर की अंदर की ओर दिखाई दे रही है सेल्स, इसको कहते हैं इनर सेल मॉस। अब ये इनर सेल मॉस जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो ब्लास्ट बनाता है। और एम्ब्रियो ब्लास्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि बेबी डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल सेल होता है वो होता है एम्ब्रियो ब्लास्ट। और थोड़ा सा खाली स्थान बचता है और उस खाली स्थान को हम कहते हैं ब्लास्टोसिल। ठीक है, ब्लास्टोसिल कहते हैं। और कुछ समय के बाद जो ये ब्लास्टुला होता है वो इस प्रकार के एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बात हमने यहाँ पर समझाया है कि जो ब्लास्टुला होता है वो इम्प्लांट हो जाता है एंडोमेट्रियम की दीवार में। और कुछ समय के बाद हमने आपको बताया कि जो सबसे आउटर लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, वो प्लेसेंटा बनाती है। ट्रोफोब्लास्ट से कुछ प्रकार के एंजाइम सीक्रेट होते हैं, प्रोटीन सीक्रेट होते हैं, जिससे वह एंडोमेट्रियम की दीवार पर चिपका रहता है। और थोड़ी देर बाद जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो प्लेसेंटा का डेवलप करती है। इस प्रकार से यहाँ पर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है। प्लेसेंटा जो होता है वो फीमेल से और एम्ब्रियो से दोनों के बीच न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और साथ ही साथ जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनते हैं या फिर जिसको हम कह सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स जो बनते हैं उसके ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अगर वेस्ट प्रोडक्ट की बात करें तो वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हो जाएगा यूरिन। और न्यूट्रिशन की बात कर ले तो वो हो जाएगा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स। इतने प्रकार के जो न्यूट्रिशन होते हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन करता है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है प्लेसेंटा। ये बात रही नॉर्मल फर्टिलाइजेशन की, जिसके दौरान केवल एक ही बेबी का निर्माण होता है। नॉर्मल फर्टिलाइजेशन में केवल और केवल एक ही बेबी का निर्माण होता है। अब हम बात कर लेते हैं ट्विंस के बारे में, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। जितना कि हमने इस टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रोसेस को पढ़ा, तो हम पढ़ेंगे ट्विंस के बारे में। तो जो ट्विंस होता है मेरे दोस्त वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है डाइजाइगोटिक, जिसको हम फर्टर्नल ट्विंस कहते हैं, और दूसरा होता है मोनोजाइगोटिक, जिसको हम आइडेंटिकल ट्विंस कहते हैं। अब देखिए, ये 2 प्रकार के क्यों होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं, इसका रीजन हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे। तो देखिए, डाइजाइगोटिक में
जो होता है, नाम से पता चल रहा है डाई जाइगोटिक। डाई का मतलब होता है दो, जाइगोटिक का मतलब होता है जाइगोट का निर्माण। ठीक है, डाई का मतलब दो, जाइगोटिक मतलब जाइगोट का निर्माण। तो कभी कभी हार्मोन्स के डिसऑर्डर से, हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है FSH, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और रिलीज होता है LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद जो ओवरीज होती है, लेफ्ट ओवरी और राइट ओवरी, इन दोनों से सीक्रेट होता है हमारा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। जब कभी इनका डिसऑर्डर होता है तो उस दौरान एक ही ओवरी से दो एग रिलीज हो जाते हैं, या फिर दोनों ओवरी से एक एग रिलीज हो जाते हैं। जैसा कि हम कह सकते हैं कि एक लेफ्ट ओवरी से एक रिलीज होता है और दूसरा राइट ओवरी से एक रिलीज हो जाता है डे 14 को एक ही साथ। ऐसा क्यों होता है? जब कभी हार्मोन्स का डिसऑर्डर होता है तब। तो मान लेते हैं कि एक ही ओवरी से दो एग एक साथ रिलीज हो गए, तो फिमरिस लाइक जो स्ट्रक्चर होती है वो भी दूसरे एग को कैच करेगी। कैच करने के बाद वो उसको ले लेगी एम्पुला में, यानी कि हम कह सकते हैं एम्पुलरी रीजन में। तो ढेर सारे जो स्पर्म्स आते हैं वो दोनों एग को फर्टिलाइज करेंगे। तो एक स्पर्म इस एग को फर्टिलाइज करेगा, पहले वाले को, और दूसरा जो स्पर्म होगा वो फर्टिलाइज करेगा दूसरे वाले एग को। इस प्रकार से दूसरे वाले एग को। एक बात आप याद रखिए कि मनुष्य के एक इजैकुलेशन में, जो मेल होता है उसके एक इजैकुलेशन से 200 से 300 मिलियन जो स्पर्म होते हैं वो बाहर निकलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि स्पर्म के मामले में हर मेल मिलियनर हो, पैसे के मामले में हो या ना हो, लेकिन स्पर्म के मामले में हर मेल मिलियनर होता है। तो मिलियंस ऑफ नंबर में जब स्पर्म्स आता है फैलोपियन ट्यूब में, तो उसमें से केवल एक ही स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है एग के साथ। लेकिन कभी कभी हार्मोन्स के डिसऑर्डर के द्वारा दो एग रिलीज होते हैं, तो यहाँ पर दो स्पर्म जो होता है वो फर्टिलाइजेशन करता है। तो हमने एक के बारे में तो पहले बता दिया, अब चलिए दूसरे की बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो होगा सेम वही प्रोसेस होगा, जैसे कि जाइगोट बनेगा। अब जाइगोट मूव करते करते आएगा एंडोमेट्रियम की दीवार पर। तो यहाँ पर हमने बता दिया है, तो इस साइड पर हम चलते हैं दूसरी ओर। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की दीवार पर आएगा, वहां पर चिपकेगा, इस प्रकार से चिपकेगा यहाँ पर भी। अब धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। इसमें भी इस प्रकार से प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होता है। प्लेसेंटा के बारे में हमने आपको अभी बता दिया कि प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा जो होता है वो न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, साथ ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो एक फीमेल होती है वहां से दो एग रिलीज हुए, दोनों एक फर्टिलाइजेशन किए, फर्टिलाइजेशन करने के बाद दो जाइगोट बनाए, दोनों जाइगोट में डिवीजन हुआ, डिवीजन के दौरान ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला से फिर बेबी का निर्माण हुआ। तो उसी डायग्राम को यहाँ पर जगह कम है तो हम यहाँ पर समझेंगे बाहर। तो हमने क्या बताया कि दो एग रिलीज होते हैं, दो स्पर्म के साथ मेट करते हैं। तो एक एग रिलीज ये हुआ पहला, और दूसरा ये। जब दोनों एग फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो दो जाइगोट बनेगा। इस से बन जाएगा ये एक नया जाइगोट इस प्रकार का, और इससे बन जाएगा एक जाइगोट नया इस प्रकार का। तो यहां पर दो जाइगोट हो गए। अब क्या होता है, दोनों जाइगोट जो होते हैं इसमें डिवीजन होता है। तो इसमें जब डिवीजन होगा तो कैसे होगा, दो सेल बनेगी, दो से बनेगा चार सेल, फिर बनेगा 8 सेल, इस प्रकार से 8 सेल बनेगी, फिर बनेगी 16 सेल, इसको हम मारुला कहेंगे, फिर बनेगी ब्लास्टुला, इस प्रकार से ब्लास्टुला बन जाएगी। ठीक ठीक उसी प्रकार इसमें भी डिवीजन होगा, दो सेल बनेगी, दो से बनेगी 4 सेल, 4 से बनेगी 8 सेल, 8 से 16, फिर 16 जो होता है वो मारुला स्टेज कहलाता है। अब मारुला के अंदर जो सेल्स पाई जाती है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। अब वो अरेंज हो जाएंगी अपने हिसाब से किनारे पर और बना लेगी ब्लास्टुला। अब जो ब्लास्टुला होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो डेवलप कर लेता है इस प्रकार से। ठीक है, एक बात आप यहाँ पर ध्यान रखिए, और जो स्पर्म होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी कि यन होता है। अब इसमें हैप्लॉइड होता है क्यों? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होती है वो होती है 23, और जो एग होता है फीमेल गैमेट वो भी हैप्लॉइड होता है, यानी कि यन टाइप का होता है। क्यों?
क्योंकि इसमें भी जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होती है वो 23 होती है, यानी कि 23 होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो जाइगोट बने, दो जाइगोट से क्लीवेज हुआ, दो जाइगोट से दो एम्ब्रियो बने, तो दो एम्ब्रियो से दो बेबी बनेंगे। अब देखिए यहाँ पर मजे की बात ये आती है कि जब दो अलग अलग जाइगोट से बच्चे का निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनते हैं, तो क्या दोनों का जो फेस कटिंग होता है, लोग कहते हैं ना कि उसका फेस उससे मिलता है, तो क्या दोनों की जो फेस कटिंग होती है, फेस की बनावट होती है, वो एक जैसी होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये दो अलग अलग जाइगोट से बने हुए हैं, तो इनका जो फेस कटिंग होगा वो दोनों से एकदम अलग होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनको देख करके हम पहचान सकते हैं, दोनों बच्चों को अगर सामने खड़ा कराया जाए तो उनको देख करके हम पहचान कर सकते हैं कि किस बच्चे का क्या नाम है और इस बच्चे का क्या नाम है। ठीक है, तो ऐसा होता है डाइजाइगोटिक ट्विंस में, जिसको हम पैटर्नल ट्विंस कहते हैं। अब दूसरे नंबर पर बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस या फिर आइडेंटिकल ट्विंस। तो ये क्या होता है मेरे दोस्त, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होती है उसी हिसाब से सब कुछ होता है, लेकिन जो जाइगोट में क्लीवेज होता है, जाइगोट में जो माइटोटिक डिवीजन होता है, वहां पर थोड़ी सी बदलाव आ जाती है। कैसे? जब ये स्पर्म इस गैमिट यानी कि फीमेल गैमिट एक के साथ फ्यूज करेगा, तो फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनना तय है। फ्यूज करेगा तो जाइगोट तो बनेगा ही, लेकिन जो जाइगोट बनता है उसमें जब माइटोटिक डिवीजन होती है इस प्रकार से, ये जो जाइगोट होता है वो अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। इस प्रकार से ये अलग अलग भागों में बढ़ जाता है, दो अलग अलग जाइगोट बना लेते हैं। अब जो दोनों जाइगोट होते हैं उन दोनों में जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। क्यों? क्योंकि जो स्पर्म होता है उसमें 23 होती है और जो एग होती है उसमें भी 23 होती है। जब दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो गुणसूत्र की जो संख्या है वो भी आपस में ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो जुड़ने के बाद क्या होता है, 23 23 46 होता है। तो जो जाइगोट बनता है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो 46 होती है। जब ये दोनों जाइगोट अलग हो गए तो दोनों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब क्या होगा, तब जाकर के ये जो दोनों जाइगोट अलग हुए हैं इसमें फिर से डिवीजन होता है, फिर से क्लीवेज होता है, माइटोटिक डिवीजन होना फिर से शुरू होता है। तो दोनों से अलग अलग एम्ब्रियो बनेंगे। ठीक है, बात कर ले, सेम यही प्रोसेस होगा जो हमने यहाँ पर बताया है कि एक जाइगोट में दो सेल बनेगा, दो से चार बनेगा, चार से आठ, 16 यानी कि मारुला स्टेज, ब्लास्टुला यानी कि फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। तो ये एक जाइगोट का होगा। फिर दूसरे जाइगोट में आएंगे तो फिर इसका भी प्रोसेस होगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट तो है ही, जाइगोट में क्लीवेज होगा यानी कि दो सेल बनेगी, दो से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बनेगी, 8 से 16 सेल बनेगी, जिसको हम मारुला स्टेज कहते हैं। अब मारुला जो होता है वो आगे चल करके ब्लास्टुला बनाएगा, ब्लास्टुला जो होता है वो आगे चल करके एम्ब्रियो बनाएगा। अब बात यहाँ पर आती है कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं क्या उनका जो फेस कटिंग होता है दोनों से अलग होता है? तो बिल्कुल नहीं। मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं उन दोनों की जो फेस कटिंग होती है वो एक जैसी होती है। अगर दोनों बच्चों को एक साथ खड़ा कर दिया जाए तो पूछा जाए आपसे कि किस बच्चे का क्या नाम है, अगर आप नहीं जानते हैं तो किस बच्चे का क्या नाम है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन दोनों की जो फेस कटिंग होती है, हल्की फुल्की जो आवाज होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि वो एक ही जाइगोट के क्लीवेज से बने हुए हैं। एक जाइगोट में क्लीवेज हुआ, दो जाइगोट बन गया। ठीक, दो जाइगोट बन गया तो वहां पर दो जाइगोट बना। पहले तो जाइगोट बना था, एक एक और एक स्पर्म के फ्यूजन से एक जाइगोट बना था, लेकिन जाइगोट में क्लीवेज होने के बाद जाइगोट बना है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दूं, अगर आप कपिल शर्मा की शो देखे होंगे तो उसमें चिंकी और मिंकी नाम की दो लड़की आई थी। दोनों की जो फेस कटिंग थी, चेहरे की जो स्ट्रक्चर थी वो दोनों एक जैसी थी, और हल्का फुल्का जो आवाज था वो भी एक जैसा था, जैसे कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं। हेलो इंदौर, कैसे आप सब लोग? दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो ये ट्विंस वाला टॉपिक है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो और आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए और आप कोई भी क्लास मिस न कर सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।